जगदीप, हाँ जी सर। कुछ अपने विषय में बताएं हमें। सर मैं जगदीप राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से आता हूँ। सर मैंने स्कूली शिक्षा अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय से की है और मैंने बीटेक की पढ़ाई अपनी आईआईटी दिल्ली में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से की है सर। अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर। कब पास किया आपने? सर 2016 में। 2016। उसके बाद से आप सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी सर। आपका प्लान बी भी कुछ है, फॉल बैक प्लान है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? सर इसके साथ ही मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम कर रखा है क्लियर, उसका भी इंटरव्यू है। तो मेरे को आर्म फोर्सेज में। मुझे आपको सरकारी नौकरी में ही जानी है आपको? सर मेरे को यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब में जाना है, तो इसीलिए मैंने इसमें IPS भी फर्स्ट चॉइस रखा। मैं पूछने जा रहा था कि आपने IPS फर्स्ट चॉइस क्यों दिया है? सर एक तो मैं एक प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं इसका एक मेन रीज़न मानता हूँ कि इसमें इंस्टेंट रिलीव है, सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा है। और सर पर्सनल में तो मेरा जो बैकग्राउंड है झुंझुनू जिला, वो आर्म्ड फोर्सेज के लिए काफ़ी वहाँ यूनिफॉर्म की रेस्पेक्ट है, तो इसीलिए रिकॉग्नाइजेशन तो बचपन से मुझे आपने इंजीनियरिंग क्यों किया? आपने NDA की तैयारी क्यों नहीं की? सर मैंने NDA की अपीयर हुआ था, लेकिन मैं सर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया SSB में। जी ये बताइए, चूँकि आपने पुलिस सर्विस को प्रथम वरीयता दी है, तो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में आप क्या जानते हैं? सर भारत में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सर कई कमेटियां बनी हैं, और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह मामले में जजमेंट आया था। उसके अंदर सर पुलिस में एक तो जो उनकी ट्रांसफ़र और उनके सिक्योर टेन्योर की बात कही गई थी। साथ ही सर पुलिस में इन्वेस्टिगेशन और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करने की बात कही थी सर। साथ ही इसके अंदर एक जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने की भी बात कही गई थी। तो ये, और साथ ही सर जो पुलिस एक्ट था इंडिया का, वो 1861 काफ़ी टाइम हो चुका था उसको, जिसमें चेंजेस की ज़रूरत थी, तो कई राज्यों ने अपने सेपरेट पुलिस एक्ट भी बनाए। आज के दिन में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप, पब्लिक को कॉन्फिडेंस पुलिस में नहीं है। FIR लॉज करने से पब्लिक घबराती है, थाने में जाने से पब्लिक घबराती है कि इंटरोगेशन मेरा ही हो जाएगा और काम कुछ नहीं होगा। तो इस ऐसी स्थिति क्यों बनी है पुलिस सेवा में, और इसमें क्या सुधार लाने की आवश्यकता है पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप में? सर जैसे हम देखते हैं कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो कॉन्फिडेंस डेफिशिएट हो रहा है, तो उसके लिए सर एक तो कॉलोनियल माइंडसेट जो पुलिस का था, उसमें सर थोड़ा चेंजेस आने की ज़रूरत थी। साथ ही सर इसमें पुलिस में पॉलिटिसाइजेशन होने की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें थी सर। उसमें सुधार के फ्रंट पे हम देखें तो आजकल कई पुलिस स्टेशंस में उन्होंने रिसेप्शन डेस्क जैसे प्राइवेट पब्लिक सेंटर में होता है वैसे सेटअप्स किए हैं, जैसे उड़ीसा में किया गया है। साथ ही सर EFIR का लॉन्च है, जिससे पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन कम से हो। साथ ही सर कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सर जैसे दिल्ली पुलिस में कई ऐसे रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं कि पुलिस के जो बीट अधिकारी होता है वो उनके जो वहाँ की लोकेलिटी में उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनसे उनकी समस्याएं जानते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेजर्स। आपने इंजीनियरिंग किया है जगदीप? हाँ जी सर। तो ये बताएं हमें कि आपका जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है, इसको पुलिस पब्लिक में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए क्या काम किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकली, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े पब्लिक में पुलिस के प्रति? सर जैसे जो डेफिशिएट हो रहा है उसमें सर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो पुलिस की हमेशा छवि का, जो नकारात्मक छवि का ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है, तो हम सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पुलिस के जो अच्छे मेजर्स हैं सर, उनके बारे में लोगों को सूचनाएं दे सकते हैं। साथ ही सर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके इस्तेमाल करके लोग अपने FIR वगैरह दर्ज करवा सकते हैं। ट्विटर जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो किसी भी सीरियस सिचुएशंस के अंदर पुलिस से हेल्प ले सकते हैं। साथ ही सर हम लोग आउटरीच प्रोग्राम में किसी, जैसे पुलिस के पास ट्रैफिकिंग का भी जो है सिस्टम, तो उसमें भी पुलिस लोगों से सहयोग बढ़ा सकती है सर। पुलिस की अपनी समस्याएं क्या हैं? सर पुलिस की अपनी डिपार्टमेंटल बेसिस पे भी समस्याएं हैं सर, जैसे कि पुलिस में फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते हैं। साथ ही पॉलिटिजाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बना रहता है। साथ ही सर पुलिस में नियमित जो घंटे निश्चित नहीं है, और साथ ही हाउसिंग वगैरह दूसरे भी सुविधाएं उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे पुलिस भी सेंसिटिव नहीं हो, थोड़ी स्ट्रेस आउट रहती है और वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाती सर लोग। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कैसे हटाएंगे आप? आप तो डेमोक्रेटिक सेटअप में आप काम करेंगे, आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, पॉलिटिशियंस से आप बच पाएंगे? नहीं सर, जैसे पॉलिटिशियंस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके सहयोग से ही पुलिस प्रशासन चलाया जाना चाहिए। लेकिन सर
हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंट जो ट्रांसफ़र है उसके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रकाशिंग मामले में जजमेंट है कि 2 साल का सिक्योर टेन्योर दिया जाए, छोटे एसएचओ लेवल अधिकारी तक ऐसा उसको एक्सटेंड किया जाए। और सर एक हम लोग ऐसा स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड सेटअप कर सकते हैं जो कि ट्रांसफरिंग इन सब मामलों के ऊपर या प्रमोशंस इन सब के मामले में ध्यान रखे सर। ओके, धन्यवाद। जगदीप, हाँ जी सर, ये जंतर मंतर का संबंध जंतर मंतर से है क्या? किस चीज़ से संबंध है इसका? सर जंतर मंतर सवाई जयसिंह जी ने ये प्रयोगशाला स्थापित की थी जिसके अंदर से सर समय की गणना जैसे साइंटिफिक चीजें उस टाइम पे मेजर की जाती थी सर। तो वेधशालाएं हैं सर ये जंतर मंतर जिसमें साइंटिफिक इंक्लूड। कभी आप गए हैं जंतर मंतर? आप गए हैं? हाँ जी सर, मैंने जयपुर में जंतर मंतर देखा। तो वहाँ पर क्या क्या जो आपने बताया समय की गणना कैसे की जाती है? सर वहाँ पे एक सेटअप है जिसके अंदर जो सूर्य की जो छाया पड़ती है उस छाया के हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाता है कि अभी कितना टाइम हुआ होगा या कौन से राशि में सूर्य प्रवेश कर चुका है। तो सर अभी मुझे मतलब बहुत दिन हो गए तो इतना ही याद हो गए। अच्छा, जंतर मंतर तो जयपुर के अलावा और जगह भी है? हाँ जी सर। ठीक है, तो दोनों सभी जैसे 4 जंतर मंतर हैं, सभी के समय एक ही होते थे या अलग अलग होते थे? नहीं सर, सभी के समय अलग अलग होते हैं क्योंकि क्यों अलग? हाँ बताइए। देशांतर जो रेखाएं हैं उस जो एग्जैक्ट लोकेलिटी पे होती है वो डिफरेंशिएट करती है। अच्छा, अगर हम भारत का वेस्ट और ईस्ट दोनों किनारा देखें, कितने का अंतर है और क्यों अंतर है? सर मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 32 डिग्री का डिफरेंस। नहीं, डिग्री ने मुझे समय का बताइए ना। आप तो समय का सर 2 घंटे के आसपास का डिफरेंस है सर। कैसे आप डिसाइड करते हैं समय को, कैसे डिटरमाइन करते हैं? सर हर एक देशांतर के साथ 4 डिग्री जब 4 मिनट, हाँ 4 मिनट का कैलकुलेशन होती है। तो अच्छा ये मुझे बताया, आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, राजस्थान में इंजीनियरिंग मार्वल अगर कोई उदाहरण हम देखें तो क्या उदाहरण आप दिखा सकते हैं मुझे? ये देखिए सर, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नमूना। सर जैसे राजस्थान में फोर्ट्स काफ़ी बनाए गए हैं और ख़ास करके इतनी पहाड़ियों पे फोर्ट्स बनाए गए हैं, तो उनके लिए जो सेटअप्स की आवश्यकता है या बड़े पत्थरों को नीचे से ऊपर ले जाना है, जैसे कुंभलगढ़ का जो है फोर्ट है उसकी जो बाहरी दुर्ग है वो काफ़ी मतलब सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा नमूना है सर। अच्छा नमूना है। इसमें कहीं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का भी कोई उदाहरण है क्या? सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बेसिकली सभी जो प्रोडक्शन पार्ट है उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़, तो ये सब आई थिंक सभी जो भी कार्य होता है उसमें सभी जगह प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है। अच्छा, ये हरियाणा के जाट और राजस्थान के जाट क्या अंतर है? सर जैसे हरियाणा के जाट और राजस्थान के जाटों में एक तो सर समृद्धि का स्तर है, इकोनॉमिक जो स्तर है वो हरियाणा के जाटों में बेहतर नज़र आता है कंपेयर टू राजस्थान में। साथ ही क्योंकि सर राजस्थान में पॉलिटिकली भी जाटों के बजाय जब एंशिएंट टाइम में हम मिडाइवल टाइम में देखते हैं तो राजपूतों का साम्राज्य था, तो राजपूत राजा हुआ करते थे, जबकि हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं था सर। हरियाणा में स्थानीय जाट समुदाय का ही। अच्छा, आपने कहा जो हरियाणा के जाट ज़्यादा समृद्ध, तो फिर वहाँ के जाट रिजर्वेशन आरक्षण के लिए क्यों बात करते हैं? जब वो समृद्ध हैं तो आरक्षण की क्या जरूरत है? सर जैसे हरियाणा के जाटों की समृद्धि का जो मेन कारण था वो एग्रीकल्चर था, जो कि रिवॉल्यूशन के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया था। लेकिन अब करंट सिनारियो में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनके रोजगार, तो उनको आरक्षण चाहिए। आपका क्या मत है, मिलना चाहिए या नहीं? नहीं सर, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी रामपाल केस के अंदर ये बताया था कि आरक्षण सिर्फ सोशली एजुकेशनली फ्रंट पे दिया जा सकता है, तो इन 2 पैरामीटर्स पे हरियाणा के जाटों को खरा नहीं उतरा गया था, इसलिए उनकी जो हरियाणा सरकार ने उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। अच्छा, मुझे लास्ट में एक सवाल का जवाब दे दीजिए। माउंट आबू में, ठीक है, 4 राजपूत क्लैन उनका उदय हुआ था, चारों के नाम बता दीजिए। अग्निकुल आपको याद है ना? हाँ जी सर। हाँ, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, चारों के नाम बता दीजिए। सर गोहिलास थे, श्योर, सर्टेन रहिए। सॉरी सर, इतने बड़े बड़े नाम हैं। और आप? चौहान थे सर, और परमार और प्रतिहार, सॉरी सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। चलिए, अच्छा है, थैंक यू। सो इंजीनियर होकर आपने हिस्ट्री रखा है। इंडियन हिस्ट्री के समानांतर राजस्थान की हिस्ट्री चलती है।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ फर्स्ट प्री हिस्ट्री साइट्स जो है वो राजस्थान के किस पार्ट में ज़्यादा है? प्री हिस्ट्री साइट। ओके सर। सर राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट है उसमें साउदर्न कोई एक साइट का नाम बताइए प्री हिस्ट्री में। सर कालीबंगा जो साइट है जो हनुमानगढ़ में है राजस्थान वेस्टर्न पार्ट में। क्या गिलुंड और आहर प्री हिस्ट्री साइट नहीं है? हाँ जी सर। ये तो वेस्ट में नहीं है, तो साउथ में? हाँ सर, साउथ वेस्ट में दोनों बताना चाह रहा था आपको। अच्छा उदयपुर। अच्छा, आहर कल्चर और गिलुंड कल्चर में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस है कि बता दीजिए। इन दोनों में कांसा का उपयोग कहाँ किया जाता था, गिलुंड में या आहर में? सर आई थिंक गिलुंड में किया जाता है। आहर में। सॉरी सर। अच्छी बताइए, आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने साइट्स हैं वो राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में, हाँ जी सर। बाकी जगह क्यों नहीं, क्या कारण है? सर आई थिंक जो घग्गर नदी आती है जिसके आसपास सभ्यताएं विकसित की गई थी वो आके हनुमानगढ़ में आके ख़त्म हो जाती है सर। तो सर नॉर्थ वेस्ट पार्ट के आगे वो एक्सटेंड नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ तक। राजस्थान का जो पार्ट है उसमें कितने महाजनपद आते थे? पूरे राजस्थान में कितने महाजनपद आते थे? मत्स्य से विराटनगर जो आता था। और कोई नहीं आता था? अभी एक ही अवंती में कोई पार्ट नहीं आता था राजस्थान का, साउथ वेस्टर्न पार्ट, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती? सर अभी मुझे ध्यान नहीं है सर उसका। अच्छा सर, बताइए, आपको राजस्थान में आपको मिडेवल पीरियड में, अर्ली मिडेवल पीरियड में गुर्जर प्रतिहार है। हाँ जी सर। उसके बाद राजपूतों का आपको काल है। अब बताइए, जो चौहान थे उनका लोकलाइजेशन आपको अजमेर है। जी सर। मेवाड़ में कौन से वंश थे? जैसलमेर में कौन वंश था? भाटीज थे सर। भाटीज थे, ठीक है। जोधपुर में? याद नहीं। अच्छा चलिए कोई बात। आप पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़े। इंटरनल सिक्योरिटी में 3 तरह के फोर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। एक मिलिट्री है, दूसरा पैरामिलिट्री फोर्स है और तीसरा हमारा पुलिस है। पैरामिलिट्री फोर्स हमारे 2 तरह के, एक बॉर्डर को सिक्योर करता है, दूसरा इंटरनल सिक्योर करता है। यस सर। बताइए, हमारे आपको गुजरात राजस्थान के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स है? सर बीएसएफ। और हमारा नेपाल भूटान के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कौन सा फोर्स है? सर एसएसबी है। और म्यांमार के बॉर्डर के लिए? सर आसाम राइफल्स और बीएसएफ है सर। अब जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल के लिए, उसमें आप कुछ पैरामिलिट्री फोर्स का नाम बताइए। ये तो बॉर्डर वाले हो गए। सर सीआरपीएफ है जो कि, और साथ में जो गवर्नमेंट या जो पब्लिक साइट्स हैं उनके लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल। रैपिड एक्शन फोर्स क्या करता है? सर रैपिड एक्शन फोर्स तो कोई विशेष परिस्थिति के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, भारत में आप प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, 3 ही सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में है। वर्ल्ड में हम 4 सेक्टर करते हैं। इन 3 सेक्टर में इंडस्ट्री कहाँ रखा गया? सर सेकेंडरी में। इंडस्ट्री तो प्राइमरी का भी हो सकता है, सेकेंडरी का भी हो सकता है, टर्सरी का भी हो सकता है। अच्छा बताइए, कृषि को अभी तक उद्योग का दर्जा क्यों नहीं मिला? सर कृषि के उद्योग में सर कोई भी प्रोडक्ट होता है वो प्रोसेस होता है, जबकि कृषि के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल ही इस्तेमाल, रॉ मटेरियल का जनरेशन। इंडस्ट्री होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए? किसी भी सेक्टर में इंडस्ट्री होने की क्या क्या शर्त होना चाहिए? 3 शर्त बताइए। सर एक तो कोई भी रॉ मटेरियल आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, वो चाहे इंटरमीडिएट गुड बना रहे हो। ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर दोनों हो सकते हैं सर। अनऑर्गेनाइज भी इंडस्ट्री हो सकता है? हाँ सर, यदि कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन की क्राइटेरिया में नहीं। थैंक यू। जगदीप, आईआईटी दिल्ली से आपने इंजीनियरिंग किया है। यस सर। तो हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों ले लिया आपने? सर हिस्ट्री ऑप्शनल लेने में सर एक तो मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा है। सर दूसरा जो मेरा इंजीनियरिंग का स्ट्रीम था वो अभी इन सिलेबस में अवेलेबल नहीं है यूपीएससी में। और सर थर्ड कारण जो है वो कि हिस्ट्री का जो कोर्स का सिलेबस है वो जीएस के पेपर में भी ओवरलैप करता है। तो हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपको सबसे पसंद है? फेवरेट पोर्शन क्या है आपका इतिहास में? सर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा। मॉडर्न में कौन सा सेक्शन? सर इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट। हाँ जी सर। अच्छा ये बताइए, आपने जो है प्रेफरेंस दिया हुआ है पुलिस सर्विस। यस सर। एसपी के ऑफिस को किसने क्रिएट किया था? सर एसपी ऑफिस की शुरुआत नॉर्थ वेस्ट रीजन में
सर एग्जैक्टली मुझे उनका याद नाम नहीं आ रहा जो उस वहाँ कब क्रिएट हुआ था ये एसपी का ऑफिस? सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा आईपीएस कब बनाया गया? सर 1861 पुलिस एक्ट के अंदर। श्योर है आप? सर पुलिस फ्रेजर कमेटी के बारे में बताइए। फ्रेजर कमेटी बनाई गई थी लॉर्ड कर्जन जी के टाइम पर। हाँ, 1902 में। यस सर। तो उससे क्या बना था? फ्रेजर कमेटी से क्या चीज़ें निकल के आई थी सामने? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ रिकमेंडेशन। ये मनसबदारी सिस्टम पढ़ा है आपने? यस सर। तो मनसबदारी सिस्टम, मनसबदार को हम लोग मुगल आईएएस ऑफिसर कह सकते हैं क्या? मनसबदार को मुगल आईएएस ऑफिसर कहा जा सकता है? सर कुछ जो उसके पैरामीटर्स हैं उस पर वो आईएएस ऑफिसर। जैसे क्या? सर जैसे वो रेवेन्यू का वहाँ का उसकी कलेक्शन की जिम्मेदारी होती थी, साथ ही वो ट्रांसफरेबल भी था वहाँ पे, लेकिन सर उनको लैंड ऑर्डर मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। मनसबदारी का जो सिस्टम है वो किसने शुरू किया और कहाँ से आया ये? सर मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के समय में की गई थी सर। कहाँ से ये, इसको कौन से मॉडल से है ये, किस कंट्री से लिया गया? सर ये मिडल ईस्ट में जो दशमलव प्रणाली चलती थी उसी के अनुसार आई थिंक उसी से लिया गया। अच्छा ये बताइए कि मिडिवल टाइम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो मंदिर है उसको डिमोलिश किया गया औरंगज़ेब के टाइम में और फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। तो क्या वजह थी जो औरंगज़ेब के टाइम में मंदिर इतने जो है गिराए गए, या फिरोज शाह तुगलक के टाइम में क्यों गिराया गया? क्या वजह था? क्या इसका एक धार्मिक कारण था या कोई पॉलिटिकल रीज़न था? क्या था ये, क्या वजह थी? सर मिडाइवल टाइम में जो मंदिरों को डिमोलिश करने की मुझे उसमें पॉलिटिकल रीजन ज़्यादा नज़र आते हैं सर, क्योंकि इससे वो एक कम्युनिटी बेस की सपोर्ट ले सकते थे और इसकी आड़ में वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे थे सर। जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए कोई मंदिर के बारे में। सर जैसे औरंगजेब के टाइम पे गुजरात में कई मंदिर तुड़वाए गए थे, साथ में मथुरा के आसपास भी सर शायद मंदिर तुड़वाए गए, याद नहीं आ। अच्छा, औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, ये सर, वो उसमें उसने अहमदाबाद में जो है होलिका जलाना बंद करवा दिया था। तो क्यों ऐसा कर दिया था उसने? इससे तो दर्शाता है कि औरंगजेब जो है बहुत ही कट्टर और बिगॉट या बायस्ड किस्म का इंसान था, एंटी हिंदू था वो। सर औरंगजेब की यदि धार्मिक उसकी नीति देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं के प्रति उन्होंने ऐसे कट्टरतापूर्वक कार्य किए थे सर। तो और अहमदाबाद में क्यों किया था उन्होंने ऐसा? औरंगजेब ने क्यों किया था? सॉरी सर मुझे उसको जानकारी नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि हिस्ट्री को डेड सब्जेक्ट कहा जाता है, क्या आप एग्री करते हैं इससे? हिस्ट्री इज़ अ डेड सब्जेक्ट। सॉरी सर मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से, क्योंकि हिस्ट्री डेड सब्जेक्ट इन द कहने का सेंस था कि उसमें पुराने तथ्यों की जानकारी ली जाती है, लेकिन सर वो हिस्ट्री बेसिकली एक जैविक सब्जेक्ट है सर, वो हमेशा रिलेवेंट रहता है। हिस्ट्री को लिखने के लिए दो चीज़ें बताइए आप, दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखी जानी चाहिए हिस्ट्री लिखने के लिए। सर हिस्ट्री लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो तटस्थता जरूरी है सर, कि हम किसी भी चीज़ का बायस्ड ना लिखें। साथ ही सर हम लोग जो भी हिस्ट्री में लिख रहे हैं उसको फैक्ट एंड फिगर से सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि उसकी सत्यता बन नहीं रहे सर। अच्छा ये बताइए, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है एक और नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग क्या बताता है? सर वो ब्रिटिश जो मतलब उनका पक्ष ज़्यादा लेता है सर कंपेयर टू नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी धारा से, जिसमें भारतीयों के महत्व को दर्शाता है, जबकि वो ब्रिटिश का महत्व जो भी भारत में संस्थाएं क्रिएट की गई हैं उसमें सारा श्रेय ब्रिटिश को देता है। अच्छा, एक फ्रांस में एक स्कूल डेवलप हुआ अनाल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, ये क्या है? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग क्या है? सर फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग से जैसे मैं नाम लिटरली समझ सकता हूँ कि उसमें महिलाओं की स्थिति को केंद्र में रखकर हिस्ट्री राइटिंग की जा सकती है। कोई हिस्टोरियन का नाम पता है आपको? नहीं सर। ठीक है जगदीप, थैंक यू सर। क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं आप? हाँ जी सर। आजकल देखते हैं कि काफ़ी सारे टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ये जो इंडिया में हमारा आईपीएल होता है। आपको लगता नहीं आईपीएल से क्रिकेट में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है लोगों का?
पहले 50 ओवर्स का होता था, टेस्ट मैच होते थे। अब 2020 है, 2 घंटे में मैच हुआ ख़त्म। सर मुझे लगता है कि आईपीएल की वजह से क्रिकेट में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा है, पर क्योंकि टैलेंट तो जैसे- कम हुआ है। नहीं सर, लगता है आपको टैलेंट कम हुआ है, क्योंकि कोई भी आता है, घुमाता है, चल देता है बस। और 20 ओवर में आपको सबको अगर 10-10 बॉलें भी मिलती हैं तब भी काम पूरा हो जाएगा। सर टैलेंट कम होने का मतलब नहीं, एक डिफरेंट विधा के अंदर टैलेंट डेवलप हो रहा है, जैसे T20 स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, लेकिन सर साथ ही टेस्ट क्रिकेट भी जैसे रिलेवेंट है, तो जो कि टेस्ट क्रिकेट में जो पहले रेजिलेंस वगैरह टेस्ट होता था, टेक्निक्स वगैरह, पर तो टेस्ट मैच तो आजकल हार्डली होते हैं। सर अभी दोबारा जैसे टेस्ट चैंपियनशिप जैसे सुधार लाए गए हैं, उसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट को दोबारा रिलेवेंट करने। आपको याद है लास्ट टाइम इंडियन क्रिकेट टीम कब किसी कंट्री में टेस्ट खेलने गई थी? सॉरी सर, अभी मुझे रिकॉल ये नहीं इसलिए टेस्ट नहीं खिलाते हैं क्योंकि आजकल टेस्ट में पैसा बहुत कम है। नहीं सर, टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेट की उसकी टेक्निक्स की असली टेस्टिंग तो टेस्ट क्रिकेट में होती है, तो टेस्ट क्रिकेट में दोबारा टेस्ट चैंपियनशिप जगह तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल थोड़ा टैलेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं वो टेस्ट खेलना चाहते हैं, और जो बल्ला घुमाते हैं वो आजकल 2020 खेलना चाहते हैं। सर आई थिंक ये बल्लेबाज टू बल्लेबाज उनकी स्पेशलिस्ट और उनके माइंडसेट पे डेवलप डिपेंड चलिए करता है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में। हाँ सर। हम बात करते हैं वुमेन को इक्वल एक स्टेटस देने का सोसाइटी में। यस। अगर आप क्रिकेट टीम में देखें तो जो हमारे यहाँ पे मेल क्रिकेटर्स हैं उनको उनकी सैलरी 5-5, 6-6 करोड़ रुपए साल है, और जो फीमेल क्रिकेटर हैं उनकी सैलरी 50 लाख रुपए है। यस सर। क्यों इतना भेदभाव? सर जैसे बीसीसीआई में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, उसमें डेफिनेटली उनमें वेरी करता है दोनों में, लेकिन सर वुमेन क्रिकेट में जैसे व्यूअरशिप है वो कम है सर कंपेयर टू, तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वुमेन क्रिकेट में वो कम है। ओके। तो इसलिए वो उतना पैसा उनको दिया नहीं जा रहा, लेकिन समान पे स्केल होना चाहिए जो कि ऑफिशियल रेट में आ रहा है, लेकिन साथ में जो प्राइज मनी वगैरह है ये सब लोग स्पॉन्सर डिसाइड करते हैं सर ज़्यादातर। तो कोई जो करंट हमारी क्रिकेट टीम है महिलाओं की, उसमें किन्हीं 4 प्लेयर्स के नाम बताइए जो अभी खेल रही हैं। सर स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, प्रिया पूनिया। ओके, इनमें से कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर सर। ओके, चलिए। और आपने लिखा है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है ग्रेजुएशन के टाइम में। किस चीज़ की स्कॉलरशिप मिली थी आपको? सर ये हर साल मतलब जो जेई रैंक होती है उसके ऊपर ट्यूशन फीस में वेवर मिलता है सर। ओके। उसके साथ ही सर हर साल एनुअली ये अपडेट होता रहता है जो हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं उसी से। इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में तो आप जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं। कई बार चर्चा होती है इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की। जी सर। क्या लगता है ऐसा बनाया जाना चाहिए इंडिया के अंदर? कुछ नहीं सर मुझे लगता है कि ऐसा बनाया जाना चाहिए। क्यों? सर एक तो जुडिशियल में जो टैलेंट पूल होगा वो हमारा काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। अब सोचिए अगर ऐसी बात होती है तो अगर कोई नॉर्थ इंडिया से है, वो जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करता है, उसे तमिलनाडु भेज देंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो कहाँ लैंग्वेज समझ पाएंगे वो? लोकल कोर्ट में तो जानते सारी की सारी जिरा आपकी लोकल लैंग्वेज में ही होती है। सर लैंग्वेज का बैरियर डेफिनेटली एक समस्या जरूर है, लेकिन सर वो एक बड़ी समस्या नहीं हो सकती। जैसे हम ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS IPS में देखते हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो लैंग्वेज को सर सीखा जा सकता वहाँ आप है। जानते हैं मेन पेपर वर्क सारा इंग्लिश में होता है आपका, ठीक है। अगर आप बात करें जुडिशल की, तो जुडिशरी में तो लोअर कोर्ट्स में सारा रीजनल लैंग्वेज में काम होता है। सर लैंग्वेज का सीखी जा सकती है सर, उसमें सीखी जा प्रॉपर सकती ट्रेनिंग है। के साथ यदि दिया जाए तो वो सीख सकते हैं तो सर। आप अगर तमिलनाडु भेज जा रहे हो तो तमिलनाडु पहले तमिल सीखे फिर जाइए आप। सर वो सारा पुल हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 25% ग्रेजुअली उसको किया जा सकता है सर, तो उसमें वो ग्रेजुअली यदि ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा सकती है तो सर कोई बंदा सीख सकता है सर। कोई अगर कोई इंडियन जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करेगा, या मान लीजिए चल हम कहते हैं कि कोई एज अ जज ज्वाइन कर रहा है जो हाई कोर्ट एग्जाम कराता है, कौन सी टॉप पोस्ट पे पहुंच सकते हैं अगर कोई एक लोअर रैंक पे जज ज्वाइन करता है? सर आई थिंक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते? सर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मतलब प्रमोशन वेन्यू से वहाँ से शायद नहीं बन सकते। वहाँ से नहीं हो सकता। चलिए, थैंक यू सर। जगदीप, जी सर। पृथ्वीराज रासो का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी सर। चांद बरदाई का नाम सुना है? हाँ जी उसने सर। लिखा है पृथ्वीराज रासो। हाँ जी सर। एक बहुत ही फेमस 2 लाइन है जो हर कोई जानता है, जो कहते हैं उसे कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुको चौहान। इसका बैकग्राउंड क्या है? सर इसके अंदर जैसे चंद्रबरदाई जी ने अपने वो पृथ्वीराज आसो में एक्सप्लेन किया है, तो इसमें उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो बैकग्राउंड बताएं हमें।
सर मोहम्मद गौरी के साथ जो पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, उसके अंदर मोहम्मद गौरी के दरबार में जब उनको पेश किया गया था, तो जो उनकी अंगुली आंखों पे जो पट्टी बांध दी गई थी, तो पृथ्वीराज चौहान को ये जो लाइनें हैं वो मोहम्मद गौरी के आंखों पर पट्टी क्यों बांधी गई थी? सर उनको अंधा करने, क्योंकि वो युद्ध बंदी बनाए गए थे तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसके अंदर, तो इसलिए वो एग्जैक्ट उनकी लोकेशन बताया जा रहा था कि मोहम्मद गौरी यहाँ बैठे हैं, तो आप उनको मतलब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान उनको तीर से मार सकते। जयचंद कौन थे? सर जयचंद पृथ्वीराज चौहान के समानांतर ही सर राजा थे हिमाचल। इस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है।